जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडोज के डर से शिप छोड़कर भागे हाईजैकर्स। भारत ने स्पष्ट किया कि उसने यूक्रेन को नहीं भेजे हैं कोई भी आर्टिलरी शेल्स। जम्मू कश्मीर में चलाए गए जॉइंट ऑपरेशन में भारत की फोर्सेस को मिली एक बड़ी सफलता। इंडियन आर्मी ने टाटा के व्हीकल्स को चुना ओवरसीज यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। और फॉर्मर आर्मी चीफ की ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इंडियन आर्मी और रक्षा मंत्रालय के रिव्यू में। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं अरेबियन सी पर इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एक स्पेशल ऑपरेशन के साथ। तो पूरा जो इंसिडेंट है कुछ इस तरह से है कि कल 4 जनवरी की शाम को करीब 5 से 6 अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अरेबियन सी पर लाइब्रेरियन फ्लैग के साथ आ रहे एक बल्क कैरियर जिसका नाम है MV लीला नॉकफ्लॉक, तो उसको हाईजैक करने का प्रयास किया गया है। और जब ये हथियारबंद लोग इस वैसल पर चढ़ रहे थे तब इस वैसल की तरफ से UK MTO पोर्टल पर एक मैसेज आया और फिर डेवलप होती हुई इस हाईजैक वाली सिचुएशन का बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड देते हुए इंडियन नेवी ने तुरंत ही अपने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया और साथ ही साथ उस वैसल की मदद के लिए अपनी मिशन डिप्लॉयड वॉरशिप INS चेन्नई को भी डाइवर्ट किया। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट ने आज 5 जनवरी की सुबह उस वैसल के ऊपर से उड़ान भरी और उस वैसल के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया और जिससे कंफर्म हुआ कि उस वैसल का क्रू सेफ था। फिर उसके बाद इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट ने लगातार वैसल की मूवमेंट को मॉनिटर करना जारी रखा और बाकी की सहायता के लिए INS चेन्नई भी उस वैसल के बेहद करीब गई। बाकी अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वैसल पर इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडोज को भी उतारा गया था। फिर जिसके बाद उन्होंने सैनिटाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया और इंडियन नेवी की तरफ से कंफर्म किया गया कि मार्कोस की सैनिटाइजेशन में वैसल पर कोई भी हाईजैकर नहीं मिला है और संभावित रूप से इंडियन नेवी की कड़ी चेतावनी के बाद ही उन हाईजैकर्स ने इस वैसल को छोड़ दिया होगा। बाकी इस वैसल के सभी 21 क्रू मेंबर्स सेफ हैं जिनमें से 15 भारतीय हैं और INS चेन्नई उस वैसल के अभी भी आसपास है और उसके पावर जनरेशन और प्रपल्सन को फिर से बहाल करने और उसको अगले पोर्ट तक पहुंचने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। और इंडियन नेवी ने कंफर्म किया कि मार्कोस को तो उस वैसल पर कोई भी पायरेट्स नहीं मिले, लेकिन जो क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया तो उनकी तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जो ये हाईजैकर्स थे तो उन्होंने वैसल को हाईजैक करने के प्रयास के दौरान शिप पर फायर किया था, फिर जिसके बाद वे सभी छिप गए थे। वैसे हमारे ओपिनियन में हाईजैकर्स ने थोड़ा दिमाग लगा लिया जो उन्होंने शिप को खुद ही छोड़ दिया, वरना आज उनके इंडियन नेवी के मगरमच्छ के हाथों शिकार बनना तय था। तो आज कमेंट सेक्शन में द फियरलेस लिखना ना भूलें। और बता दें कि INS चेन्नई ने इस वैसल को दिन में 3:15 पर इंटरसेप्ट किया था और नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस वैसल पर लगातार सर्विलेंस बना के रखी गई है। और जब INS चेन्नई इस वैसल के पास पहुंची थी तब इंडियन नेवी ने उन हाईजैकर्स को वार्निंग भी दी थी कि वो वैसल को खाली कर दें। तो अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट देखने को मिल रही थी जिनमें दावे किए जा रहे थे कि भारत में बने 155 mm के आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन की फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए और कुछ ट्विटर हैंडल्स भी हैं जैसे कि यूक्रेनियन फ्रंट, तो उनकी मदद से भारत में बने उन आर्टिलरी शेल्स की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर यूक्रेन की फोर्सेस के पास भारत में बनी आर्टिलरी शेल्स हैं तो ये कंफर्म है कि वो शेल्स भारत ने यूक्रेन को डिलीवर नहीं किए और वो संभावित रूप से किसी तीसरी कंट्री के थ्रू यूक्रेन तक पहुंचे जो कि उस तीसरी कंट्री ने भारत से लिए थे। लेकिन अब यूक्रेन में भारत के आर्टिलरी शेल्स होने वाली रिपोर्ट पर रशिया और भारत दोनों की तरफ से 2 अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिली है। तो पहले बात कर लेते हैं रशिया वाली रिपोर्ट की जिसे इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के फोर्सेस के पास पहुंच रहे भारत में बने एम्यूनिशन वाली रिपोर्ट्स को लेकर रशिया ने भारत के सामने अपनी चिंता व्यक्त करी है और कहा जा रहा है कि जो इंडियन मेड एम्यूनिशन है ये संभावित रूप से यूरोप के थ्रू होते हुए पिछले साल के तीसरे क्वार्टर में यूक्रेन पहुंचे थे। और जबकि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उन संभावनाओं की जांच कर रही है जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत में बने जो ये आर्टिलरी शेल्स हैं तो आर्म्स डीलर्स के माध्यम से किसी तीसरी कंट्री के थ्रू यूक्रेन पहुंचे या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन के साथ शामिल उनकी किसी पार्टनर कंट्री की मिलीभगत के थ्रू। और इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा है कि वो थर्ड पार्टी स्लोवेनिया या फिर पोलैंड हो सकता है। और अब आपको बताते हैं कि इन सभी रिपोर्ट्स पर भारत की तरफ से ऑफिशियल कमेंट क्या आया है। तो कल गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर कहा गया है कि भारत ने कोई भी आर्टिलरी एम्यूनिशन यूक्रेन को ना तो भेजा है और ना ही उसे एक्सपोर्ट किया है। और इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारत का स्टैंड स्टार्टिंग से जो रहा है वो अभी भी वही है कि भारत इसे डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही सुलझाना चाहता है। कल रात को जम्मू कश्मीर के सोपियां में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया और होरीफाइड किए गए सुअर के पास से एक AK राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड्स और बाकी के वॉरलाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए। और आज जो ये सुअर होरीफाइड किया गया है तो ये सुअरों के संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ था और इसका नाम है बिलाल अहमद भट्ट और ये वही है जो कि 2017 में इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट उमर फयाज की किलिंग में भी इन्वॉल्व था। और जो बिलाल अहमद भट्ट है
तो ये लश्कर में टेरर रैंक्स को ज्वाइन करने से पहले ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करता था और इसने साउथ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया है। लेकिन हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी फोर्सेस ने इस बिलाल अहमद भट्ट नाम के सुअर को हमेशा के लिए इसकी सही जगह पहुंचा दिया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, भारत नेपाल सीमा से इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुअरों के संगठन हिजबुल का एक मोस्ट वांटेड सुअर जिसका नाम है जावेद अहमद मट्टू, तो उसे गिरफ्तार किया है। और ये सुअर भी जम्मू कश्मीर में कई सारे अपराधों में शामिल रहा है और ये हिजबुल के सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करने वाले सुअरों में से भी एक है और इस पर 10 लाख रुपए तक का इनाम भी था। और ये पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में छिपा पड़ा था और वहीं से अलबदा टेरर ग्रुप की टेरर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता था। लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इसकी एक मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में घायल हुआ था, तो उसके बाद से अंडरग्राउंड हो गया था और फिर पाकिस्तानी आईएसआई की इंस्ट्रक्शंस पर यह नेपाल भाग गया था। और फिर कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो मट्टू है ये दिल्ली एनसीआर आ रहा है कुछ हथियारों को इकट्ठा करने के लिए। और पुलिस को इस बात की भी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो ये मट्टू है ये पाकिस्तान बेस अपने हैंडलर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की डिलीवरी के लिए, जिसके माध्यम से इनका प्लान था जम्मू कश्मीर में टेरर स्ट्राइक्स को अंजाम देना। पर ऐसा वो कुछ करता है, लेकिन उससे पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और हाँ, अब स्ट्राइक्स तो होंगी, लेकिन वो मट्टू पर होंगी और उस मट्टू पर भी कहाँ होंगी वो तो आप सोच ही सकते हैं। और जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से पिस्टल, 6 लाइव कार्ट्रिजेस और एक चुराई हुई कार रिकवर की गई है। हालांकि वो बात अलग है कि मट्टू स्पेशल सेल के हाथ लग गया, वरना अगर ये अज्ञात बंदूकधारियों के हाथ लगता तो शायद ये मट्टू डायरेक्ट मिट्टी में मिला होता। और खैर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो squadron.in पे जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें और स्पेशल डिस्काउंट के लिए स्पेशल कूपन कोड याद रखें PKMKB। बाकी squadron.in का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडियन आर्मी ने ओवरसीज यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाए गए टाटा व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को चुना है। और कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन व्हीकल्स को एडिशनल फीचर्स के साथ मौजूदा इन सर्विस क्विक क्रिएशन फोर्स व्हीकल से ही अडेप्ट किया गया है। बाकी जो टाटा के व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं तो ये संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे सोल्जर्स को कॉम्बैट ऑपरेशंस के दौरान इंगेज करते समय एक मोबाइल सिक्योरिटी भी ऑफर करेंगे। और जो व्हीकल्स हैं ये कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के साथ साथ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में भी उपलब्ध है, जैसे कि इन्फेंट्री कैरियर, कमांड पोस्ट और एम्बुलेंस रेस्क्यू। और वैसे आपको बता दें कि इन व्हीकल्स को जम्मू कश्मीर में CRPF ने भी इंडक्ट किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की डीप स्ट्राइकर डिवीजन ने फील्ड फायरिंग रेंजेस में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था और इस एक्सरसाइज को खड़काकोर के GOC ने विटनेस किया है। तो जैसा कि पहले के अपडेट्स में हमने आपको जानकारी दी थी कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे सर द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि इस महीने जनवरी में रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसकी जो रिलीज डेट है उसे 30 अप्रैल तक पोस्टपोन कर दिया गया है। और रिलीज डेट पोस्टपोन क्यों हुई है तो द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में इसका कारण बताते हुए ये कहा है कि इस बुक में फॉर्मर आर्मी चीफ द्वारा शेयर की गई कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जिनके सामने आने के बाद इंडियन आर्मी और रक्षा मंत्रालय द्वारा इस बुक की समीक्षा की जा रही है। और इसमें जिन डिटेल्स की बात की गई है तो उसमें से एक वो कन्वर्सेशन भी है जो कि 2020 में लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी हुई थी। और बुक के पब्लिशर को कहा गया कि जब तक कि रिव्यू पूरा नहीं हो जाता है तब तक वे इस बुक के कुछ अंश या फिर सॉफ्ट कॉपीज शेयर ना करें। और बता दें कि पिछले साल 18 दिसंबर को सबसे पहले PTI न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इस बुक के कुछ सेक्शंस को शेयर किया गया था और जिसमें 31 अगस्त 2020 वाले ऑपरेशन से जुड़ी हुई रक्षा मंत्री के साथ हुई कन्वर्सेशन भी शामिल थी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में मणिपुर में एक IED ब्लास्ट में असम राइफल्स के राइफलमैन लोंगडोंग वांगसू ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1996 में पालमपुर में फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज के दौरान हमारे एक वीर लांस नायक गोपाल लिंबू ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल होने वाला सबसे पहला एम्फीबियस टैंक कौन सा था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।